हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ईडी एक्सप्लेन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एक्सप्लेन पर। आज हम बात करेंगे इंडो अमेरिकन रिलेशन के बारे में। भारत और अमेरिका के रिलेशन के बारे में आज हम बात करते हैं। इन अ मैप हियर यू कैन सी द लोकेशन ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया लाई करता है इन द एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट इन द सदर्न साइड। और यदि हम बात करें अमेरिका, इन द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। And in a second image, you can see the location of India and that time USSR and present day Russia. Here you can see a beautiful picture of our Prime Minister Narendra Modi and USA United States of America President Donald Trump. So let's begin India-US relationship. But before we begin, हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम इन 1947। इंडिया को आज़ादी मिलती है 1947 में। यदि हम आगे बात करें कि वाई इनिशियली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टिल्टेड टुवर्ड पाकिस्तान, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1954 में क्या होता है। यूनाइटेड स्टेट जो होता है, यूएसए जो होता है, पाकिस्तान के साथ एक ट्रिटी ऑर्गेनाइज करता है। जिस ट्रिटी का नाम क्या था? सेंट्रल ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, CENTO, जो कि एक अलाय था बिटवीन पाकिस्तान और यूएसए। उसके बाद इंडिया जो है पाकिस्तान और यूएसए के बीच बढ़ रहे मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को देखते हुए सोवियत यूनियन के साथ इंडिया जो है रिलेशन को डेवलप करने लगता है। दैट टाइम की हम बात करें तो यूएसएसआर और प्रेजेंट डे रसिया, रूस। पर आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश और ब्रिटिश आइल्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, ठीक है, वो शो कर रही है ब्रिटिश आइल्स। यदि हम ब्रिटिश आइल्स की बात करें तो इसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और कंप्लीट आयरलैंड आ जाता है, जिसमें नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड दोनों आ जाते हैं ब्रिटिश आइल्स में। उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम में नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आते हैं। ये आते हैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। यदि उसके आगे यदि हम बात ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं होते हैं। आपको याद रखना है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की जो कैपिटल है वो डबलिन है। इस इमेज को आप पॉज करके देख सकते हैं। इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप को समझने से पहले हमें नेम के बारे में जान लेना चाहिए। नेम की यदि हम बात करें तो इसका पूरा नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसकी जो स्टेब्लिशमेंट है वो कोल्ड वॉर के एरा पे की गई थी। कोल्ड वॉर स्टार्ट था बिटवीन यूएसएसआर एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। और स्टेब्लिशमेंट की यदि हम बात करें तो नेम की जो स्टेब्लिशमेंट थी, स्थापना है, वो सितंबर 1 1961 को हुई थी। हियर यू कैन सी द मेंबर कंट्री ऑफ नेम। यदि हम मेंबर कंट्रीज की बात करें तो जो डार्क ब्लू में दिखाई दे रही हैं वो मेंबर कंट्रीज हैं, और जो लाइट ब्लू कलर में अपीयर हो रही वो हैं ऑब्जर्वर कंट्री। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब ईडी एक्सप्लेन एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ वी टॉक अबाउट 1971 इंडिया यूएसए रिलेशनशिप। एज यू नो, 1971 में 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर स्टार्ट थी, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान या प्रेजेंट डे बांग्लादेश को लिबरेट कराया गया था। यदि हम निक्सन की बात करें, रिचर्ड निक्सन की, तो ये कम्प्लीटली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। इसका भी रीजन हम आगे देखेंगे, वाई रिचर्ड निक्सन सपोर्ट पाकिस्तान। पर आगे यहाँ पे देख लेते हैं रिचर्ड निक्सन के बारे में। रिचर्ड निक्सन 20 जनवरी 1969 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 37th प्रेसिडेंट बनते हैं, और टिल अगस्त 9 1974 तक वो प्रेसिडेंट रहते हैं। और इम्पीचमेंट के द्वारा रिचर्ड निक्सन को हटाया जाना था प्रेसिडेंट से, लेकिन इम्पीचमेंट के पहले ही रिचर्ड निक्सन रिजाइन कर देते हैं। 1990 इंडिया यूएसए ग्रोइंग रिलेशन। हम बात करेंगे 1990 में क्या होता है। इंडिया न्यू फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड था वो केवल यूनिपोलर था। यदि हम 1990 पहले की बात करें तो वर्ल्ड में दो मेनली सुपर पावर थी, यूएसए और यूएसएसआर। पर 1990 में क्या होता है, यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अलग अलग कंट्री बनती हैं, जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्री आप देख सकते हैं, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये जो कंट्री हैं ये पहले यूएसएसआर का पार्ट थी। यहाँ पे आप एम्बेसी देख सकते हैं, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वॉशिंगटन डीसी, और सेकंड इमेज देख सकते हैं यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। आगे हम बात करते हैं 21st सेंचुरी ग्रोइंग रिलेशन के बारे में। यदि हम इंडिया और यूएसए की बात करें 21st सेंचुरी में, मतलब प्रेजेंट डे बात करें, तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। इसका रीजन भी है,
क्योंकि इंडिया एक बड़ी मिलिट्री पावर या सुपर पावर बनने जा रही है। इंडिया की इकोनॉमी लगातार कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है और इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल दिख रहा है, जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच रिलेशन कंटिन्यूस बिल्डअप हो रहे हैं। यदि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा के टाइम पीरियड की बात करें तो इन्होंने इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के को ध्यान में रखते हुए इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप को बिल्डअप किया। मतलब कि जो इंडिया की कोर फिलॉसफी थी और जो कोर वैल्यू थी उसको ध्यान में रखकर इन दोनों प्रेसिडेंट ने, बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, इंडिया के साथ साथ रिलेशन को मेंटेन किया। Here we talk about increased bilateral trade between India and USA। यदि हम करंटली 2020 की बात करें तो इंडिया को बहुत ज़्यादा सरप्लस होता है इंडिया और यूएसए के ट्रेड में। मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा सामान या गुड्स को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बेचता है या ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। यदि यहाँ पे 2018 के आंकड़े की बात करें तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो टोटल ट्रेड है वो लगभग 142 बिलियन डॉलर है। एक्सपोर्ट 58 बिलियन डॉलर और इंपोर्ट लगभग 84 बिलियन डॉलर के किए जाते हैं। यदि यूएस के ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो यूएस को लगभग 25 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट होता है अकॉर्डिंग टू 2018। यहाँ पे आप कॉर्नर में देख सकते हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो ट्रेड है वो कंटिन्यू बिल्डअप हो रहा है। यदि हम 2020 के लास्ट 6 महीने की बात करें तो इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड है वो 35.73 बिलियन जो है इंक्रीज हुआ है और ये डेटा रिलीज किया गया है यूएस सेंसस ब्यूरो डाटा के द्वारा। कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी मैटर की यदि हम बात करें तो यूएसए और इंडिया के बीच में बहुत से म्यूचुअल पैक्ट साइन है जिसमें सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब यदि इंडियन नेवी या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेवी इंडियन ओशन में या पैसिफिक ओशियन में इंडिया की नेवी जाती है तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है इंडिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके अलावा एमटीसीआर और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी इंडिया को यूएसए के द्वारा सपोर्ट मिलता है, पर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी की यदि हम बात करें तो चाइना बार बार इसको ब्लॉकेट कर देता है। यदि हम आगे एमटीसीआर की बात करें, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, तो ये एक 35 मेंबर स्टेट का ग्रुप है जिसमें मिसाइल के प्रोलिफरेशन के बारे में डिस्कस होता है। मतलब कितनी ज़्यादा मिसाइल बनाई जा सकती हैं, कितनी सेल की जा सकती हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होंगे, ये एमटीसीआर में डिफाइड किया था। या यदि एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की बात करें तो ये 1987 में बनाई गई थी और इनिशियली इसमें G7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी। यहाँ पे मैप में आप एमटीसीआर की जो मेंबर कंट्री हैं उनको देख सकते हैं। 35 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। 2016 यूएस इंडिया डील की यदि हम बात करते हैं, 2016 में इंडिया और यूएसए के बीच में लेमुआ फाइन होता है। लेमुआ एक एग्रीमेंट था बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मोमरेंडम ऑफ एग्रीमेंट था जिसमें इंडिया जो है यूएसए का डिफेंस पार्टनर बन सकता है। जैसे कि कोई भी एयरक्राफ्ट यदि इंडिया परचेज करता है यूएसए से तो इंडिया को यूएसए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा सकता है या मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन दे सकता है, जिससे इंडिया अपने कंट्री में ही उस प्रोडक्ट को या उस मिसाइल को या किसी एयरक्राफ्ट को जो भी इंडिया परचेज करता है उसको कंट्री के अंदर ही बनाया जा सके। यदि इंडिया के मेजर डिफेंस पार्टनर की बात करें तो सबसे बड़ा रूस है और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और फिर कभी फ्रांस और कभी इजराइल इंडिया के मेजर डिफेंस पार्टनर रहते हैं। इन टर्म ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें तो इंडिया थर्ड नंबर पे लाई करता है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना और फिर इंडिया का नंबर आता है। सबसे ज़्यादा ये डिफेंस पर कोई कंट्री खर्चा करती है या एक्सपेंडिचर करती है तो वो यूएसए है, लगभग 700 बिलियन डॉलर। फिर उसके बाद चाइना की बात करें तो लगभग 260 बिलियन डॉलर चाइना इन्वेस्ट करता है मिलिट्री में और उसके बाद फिर इंडिया लगभग 60 टू 70 बिलियन डॉलर। आगे यदि हम गैलप एनुअल वर्ल्ड अफेयर सर्वे की बात करें तो गैलप के अनुसार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सर्वे किया गया जिसके अकॉर्डिंग, जिसमें इंडिया 6 फेवरेट नेशन है अमेरिकन का। 2015 में लगभग 71% जो अमेरिकन थे वो इंडिया को फेवरेबल कंट्री मानते थे और गैलप के अकॉर्डिंग 74% अमेरिकन जो थे इंडिया को फेवरेबल मानते थे 2017 में और 72% 2019 में। यदि हम गैलप की बात करें तो गैलप मेनली पब्लिक ओपिनियन पोल को कंडक्ट करता है वर्ल्ड वाइड। हियर वी टॉक अबाउट इंडिया यूएस रिलेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 टू 1990।
अंडर द टर्मन एडमिनिस्ट्रेशन, टर्मन की यदि हम बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे 1940 में। मोस्ट यूएस डिप्लोमेट और जो प्लानर्स थे वो मानते थे कि इंडिया जो है ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा देन द पाकिस्तान, मतलब यूएसए के लिए ज़्यादा फेवरेबल इंडिया रहेगा देन कंपेयर करें पाकिस्तान से तो। बट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के एरा में नेहरू की जो पॉलिसी थी, मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश के थे नेहरू जी, उनकी जो पॉलिसी थी वो न्यूट्रल की थी, मतलब नाइदर ही वांट टू ज्वाइन यूएसए नॉर यूएसएसआर एंड ए कोल्ड वॉर आल्सो बिगिन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। पर यूएसए का बोलना क्या था, इंडिया इज आल्सो अ डेमोक्रेसी, सो इंडिया शुड बी ज्वाइन यूएसए। But India want to become name non-aligned movement and neither he want tilted toward USA nor USSR। बट यूएसए जो था वो इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, यूएसए चाहता था कि इंडिया जो है यूएसए के पार्ट में आ जाए। यूएसए के एम्बेसडर हैरी एफ ग्रेडी जो थे उन्होंने कहा इंडिया को यूएसए का पार्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए, बट नेहरू जी ने डिनाई कर दिया। 1948 नेहरू रिजेक्टेड अमेरिकन सजेशन फॉर रिजॉल्विंग द कश्मीर क्राइसिस बाय थर्ड पार्टी मेडिएशन। एज यू नो 1947 में पाकिस्तान कश्मीर पर इन्वेड कर देता है, तब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो मीडिएटर का काम करना चाहता है, पर नेहरू जी ने और हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने इसको डिनाई कर दिया, मतलब थर्ड पार्टी का मीडिएशन नहीं होगा, ये बायलेटरल इशू है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इशू है, इन दोनों कंट्री को ही सॉल्व करना चाहिए। 1949 में नेहरू जी यूनाइटेड स्टेट की विजिट पर जाते हैं, पर यह बहुत ही अनडिप्लोमेटिक डिजास्टर साबित हुआ। नेहरू और उनके टॉप एडवाइजर वीके कृष्ण मेनन डिस्कस करते हैं कि वेदर इंडिया शुड ज्वाइन यूनाइटेड स्टेट, मतलब इंडिया को यूनाइटेड स्टेट को ज्वाइन कर लेना चाहिए कि नहीं। बट लेटर बाद में वो डिसाइड करते हैं इंडिया शुड नॉट ज्वाइन एनी पार्ट एंड इंडिया, और इंडिया जो है एक नेम बनाएगा, नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाएगा, जो ना तो यूएसए का पार्ट होगा और ना यूएसएसआर का पार्ट होगा। ट्रूमन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो चाहता था कि नेहरू कुछ भी मांग सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से और अमेरिका उसको दे देगा, मतलब कि ट्रूमन एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइट फेवरेबल एंड इंडिकेट इट वुड गिव नेहरू एनीथिंग ही आस्क्ड, पर नेहरू वहां पे कुछ भी नहीं मांगते। और यदि हम बात करें द अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डीन आर्किसन की, तो उन्होंने नेहरू में ये पोटेंशियल देखा कि ये वर्ड में पोटेंशियल वर्ड रोल में पोटेंशियल है, पर उन्होंने नेहरू को मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन इन द वर्ल्ड का भी नाम दिया था, मतलब कि जिसे जिससे वो मिले थे, जिन लोगों से अभी तक वो मिले थे डीन, उन सब में से नेहरू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे, मतलब उनको किसी बात को मनाना, नेहरू को किसी बात के लिए मनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अमेरिकन विजिट से नेहरू को कुछ गेन भी और कुछ प्रॉफिट भी हुआ, जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड अंडरस्टैंड, जैसे उनको वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा अंदाजा हुआ। Here you can see a picture US President Harry S. Truman and Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru in Washington 1949 with Nehru's sister Vijay Lakshmi Pandit, Indian Ambassador to United States। फर्स्ट यूएसए प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया 1959 में ड्वाइट डेविड आइजन हावर बिकम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया। ठीक है, मतलब कि ड्वाइट डेविड आइजन हावर जो थे यूएसए के पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इंडिया में विजिट किया था। मेनली ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रिसीविंग प्रेसिडेंट ड्वाइट डेविड आइजन हावर। ओके, 1959। इंडिया चाइना वॉर यूएसए रोल। ठीक है, हम यहाँ पे भारत चीन के युद्ध की बात करेंगे और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या रोल था। ड्यूरिंग जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंसी जो थी इनकी 1961 टू 1963 तक थी, इंडिया जो था जॉन एफ कैनेडी के अकॉर्डिंग कंसिडर्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड काउंटर वेट टू द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को काउंटर करने के लिए इंडिया एक मेजर एलाई था यूएसए का। कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहा था, ओपनली सपोर्ट कर रहा था इंडिया को ड्यूरिंग 1962 साइनो इंडियन वॉर, चाइना इंडिया वॉर में जो कैनेडी का एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंडिया को कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहा था। और कैनेडी ने ओपनली ये बात बोली थी कि चाइना जो है यहाँ पे एग्रेशन कर रहा है और चाइना ने पहला अटैक किया है। यदि हम यूएसए के रोल की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो एयर फोर्स थी
उसने आर्म्स, एमनेशन एंड क्लॉथिंग सप्लाई टू द इंडियन ट्रूप्स, मतलब इंडियन ट्रूप्स के लिए आर्म को, एमनेशन को और कपड़ों की भी सप्लाई की थी। क्लॉथिंग की यदि हम बात करें, 1962 जो वॉर हुआ था वो हाई एल्टीट्यूड पर हुआ था, हिमालय के रेंज पर हुआ था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ थी, बहुत ज़्यादा आइस थे। और इंडिया और चाइना साइड की बात करें तो इंडिया के वहाँ पे लगभग 10,000 जवान तैनात थे, जबकि चाइना के वहाँ पे 80,000 जवान थे। यूनाइटेड स्टेट नेवी फेंट करती है यूएस किटी हॉक एयरक्राफ्ट को, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड इमेज में। और उसके अलावा यदि हम बात करें फर्स्ट इमेज में आप यूनाइटेड स्टेट की नेवी नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी देख सकते हैं। जो नेवी थी मेनली यूएसए की, वो लोकेटेड थी पैसिफिक ओशियन पर। इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बे ऑफ बंगाल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेवी आ जाती है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं यूएस कैटी ऑक CV-63 की। असैसिनेशन ऑफ कैनेडी की यदि हम बात करें तो 1963 में 1963 में जॉन एफ कैनेडी को मार दिया जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है। यहीं से इंडिया और यूएसए का जो रिलेशनशिप है और रिलेशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। कैनेडी के बाद यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट बनते हैं, लैंडन बी जॉनसन, ये इंडिया के साथ रिलेशन को बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी, राइजिंग कम्युनिस्ट पार्टी को काउंटर करना चाहते थे, मेनली चाइना को काउंटर करना चाहते थे, इसलिए इंडिया को वो अपना एलाई बनाना चाहते थे। और यदि हम बात करें लैंडन बी जॉनसन की, तो ये पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन को, पीसफुली रिलेशन को मेंटेन करना चाहते थे। निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट पाकिस्तान, यदि रिचर्ड निक्सन की बात करें तो इन्होंने कम्प्लीटली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और रिचर्ड निक्सन जो थे उन ही वांट टू एस्टेब्लिश अ वेरी क्लोज रिलेशन विद पाकिस्तान, इसके लिए इन्होंने पाकिस्तान को मिलिटरीली और इकोनॉमिकली हेल्प करना भी स्टार्ट कर दिया। और इंडिया की देन प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इंदिरा गांधी थी, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संबंध पाकिस्तान से देखते हुए इन्होंने यूएसएसआर और सोवियत यूनियन की तरफ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहा। और यदि हम इंदिरा गांधी की पॉलिसी की बात करें तो वो भी सोशलिस्ट की तरफ आ रही थी, मतलब समाजवाद को ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी, जिससे यूएसए को लगा कि जो इंडिया की जो पॉलिसी है वो यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड है। यूएसए सपोर्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग 1971 वॉर, इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच में वॉर था 1971 का, उसमें ओपनली यूएसए जो था पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। और इसके लिए उन्होंने, यूएसए ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इंटरप्राइज को भी यूएसए से रवाना कर दिया था वेस्ट बंगाल को, बे ऑफ बंगाल की तरफ, जिसमें मेनली यूएसए ये दिखाना चाहता था कि वो कम्प्लीटली पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। हम आगे बात करते हैं 1971 के बाद 1974 में। 1974 में जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। इन 1974 1974 में इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा। जो न्यूक्लियर टेस्ट था उसका नाम जो दिया गया था वो स्माइलिंग बुद्धा था, जो कि यूएसए के द्वारा अपोज्ड किया गया था। मतलब यूएसए ने इंडिया के इस मूव को क्रिटिसाइज किया था। स्माइलिंग बुद्धा की बात करें तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ऑन 18 में 1974 में जो हुआ था उसका नाम था। और यदि इसकी बात करें तो लोकेशन की, तो ये पोखरण में स्थित है, और पोखरण है राजस्थान में। और राजस्थान की बात करें तो ये एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। इन द लेट 1970 में क्या होता है, फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में कांग्रेस की सरकार ना बनके जनता पार्टी की सरकार बनती है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, जिसके लीडर थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के, वो इम्प्रूव करना चाहते थे रिलेशन विद यूएस। और यूएस के उस टाइम पे जो लीडर थे वो जिम्मी कार्टर थे। 1978 में यूएस के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाता है, जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो थे वो इंडिया को एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया जाता है, सैंक्शन इम्पोज कर दिए जाते हैं इंडिया के ऊपर। यहाँ पे हम बात करेंगे एनडीए गवर्नमेंट की। फ्रॉम 1998 टू 2004 अटल बिहारी वाजपेयी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो अथॉराइज करते हैं न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की एट पोखरण। यूनाइटेड स्टेट इस मूव को कंडेम करता है और हैवली क्रिटिसाइज करता है इंडिया को फॉर द टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट प्रॉमिस करता है कि वो इंडिया के ऊपर सैंक्शन भी इम्पोज करेगा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रेजोल्यूशन लेकर आते हैं, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा रेजोल्यूशन लाया जाता है, जिसमें इंडिया की इस मूव को कंडेम किया जाता है। और उस टाइम के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो थे वो इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज कर देते हैं ऑन इंडिया। और जो भी एड प्रोवाइड कराई जा रही थी यूएस के द्वारा, या फिर मिलिट्री एड, इकोनॉमिकली एड
इन सभी को फ्रीज कर दिए जाते हैं और जो भी लोन देना था उसको भी फ्रीज कर दिया जाता है। और यूएसए प्रोहिबिट करता है अमेरिकन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एंड यूरेनियम एक्सपोर्ट टू इंडिया। यदि यूएसए के अलावा हम बात करें तो जापान केवल एक ऐसा कंट्री था जो डायरेक्टली इंडिया पर सैंक्शन को इम्पोज किया था। बाकी जो अदर यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज थी या अदर वेस्टर्न वर्ल्ड जो था वो किसी भी टाइप का इंडिया पर सैंक्शन इम्पोज नहीं करता है। बट लेटर इंडिया के बढ़ते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए ये सैंक्शन हटा दिए जाते हैं यूएसए के द्वारा। Here we stop our lecture, but we will continue this lecture definitely. And thank you for watching and make sure to subscribe and press the bell icon.